मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर की कोस्ट अकाउंटेंसी की थर्ड क्लास आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक की क्लासेस में हमने कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्ट अकाउंटेंसी, कोस्टिंग, इन सारी चीज़ों को समझा है। कोस्ट के बेसिक कंसेप्ट्स को हमने समझा है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को एक स्टेटमेंट सिखाया था, स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट। मैंने कहा भी था कि आप इसे बुक में अच्छे से देखिएगा। आई होप आप सब लोगों ने उसे बुक में देखा होगा, अच्छे से उसको समझा होगा। आज हम इस चैप्टर के, हमारे चैप्टर नंबर 2 के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। टोटल 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं बुक के अंदर। बुक हमारी रहेगी, ये वाली बुक है, मैंने पहले बताया था, जैन खंडेलवाल पारिक ऑथर्स है इसके। ये बुक आप लोगों को मार्केट से परचेज करनी या फिर अपने सीनियर से भी आप लोग ले सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आप लोगों को 8th चैप्टर पढ़ने के बाद कराऊंगी, क्योंकि कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि मैं अभी आप लोगों को नहीं बता रही हूँ। 8th चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो अपने आप से वो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को अभी के लिए हम छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद करेंगे, होमवर्क आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। एक बार आप बता मैं दूंगी वैसे भी क्वेश्चन नंबर 2 करना क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बुक के अंदर पेज नंबर 2.30 पर क्वेश्चन गिवन है आपका, एक्स लिमिटेड का 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उत्पादन एवं लाभ हानि खाता निम्नलिखित है। आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है एक कंपनी एक्स लिमिटेड का। आपको करना क्या है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अंडर डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। आपको उपलब्ध सूचनाओं से लागत को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हुए एक विवरण पत्र तैयार करना है। दैट मीन्स हमें स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, क्योंकि उसी में क्लासिफिकेशन होता है ना कॉस्ट का, प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये सारा क्लासिफिकेशन कहाँ होता है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में होता है। तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को मैं एक बार क्विक रिवाइज आपको करवा लेती हूँ। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मिलकर बनती थी प्राइम कॉस्ट। देन हम ऐड करते थे फैक्ट्री ओवरहेड, बिल्कुल वो हमारे बनती है फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट। फिर हम उसमें ऐड करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फिर ऑफिस कॉस्ट। इसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट करते हैं, ये हमारे पास आ जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद हम उसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फाइनली हमारे ऐड करते थे, हमारे पास आ जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। और उसमें अगर प्रॉफिट लॉस की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर होती है तो उसको हम करते हैं, हमारे पास सेल्स आ जाती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये हमें प्रिपेयर करना है। तो अब हमें जो यहाँ दिया हुआ है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दैट मीन्स इसके अंदर सब कुछ होगा, बहुत सी चीज़ें होगी अब एक साथ दे रखी होगी, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंस होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो चीज़ें लिखी जाती है जो फाइनेंस से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वो चीज़ें लिखी जाएगी जो कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको कॉस्ट अकाउंट के अंदर कभी नहीं लिखते, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर कभी नहीं लिखा जाता। कुछ ऐसे इनकम्स भी होती है, कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जिनको कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से बिल्कुल हटा दिया जाता है। तो वो क्या होती है उनको मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। होती है पूर्णतया वित्तीय मदे, पूर्णतया वित्तीय मदे, यानी कि प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स जो है ना उनको कभी भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते टाइम पे कंसिडर नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, कॉस्ट का स्टेटमेंट बना है। तो ऐसी कोई भी मद, ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे कॉस्ट को इफेक्ट नहीं करने वाली है, कॉस्ट पर जिसका कोई असर नहीं होने वाला है, उनको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में नहीं लेते हैं। तो फाइनेंशियल आइटम्स होती क्या है, तो वित्तीय खर्चे भी हो सकते हैं, वित्तीय आय भी हो सकती है, यानी कि इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। देन फाइनेंशियल चार्जेस या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, उनको हम कभी भी कॉस्ट शीट के अंदर नहीं दिखाएंगे। ना तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में आएंगे, ना वो ऑफिस ओवरहेड में आएंगे, ना वो सेलिंग ओवरहेड में आएंगे। उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एनी फिक्स्ड एसेट, कोई भी आपने स्थायी संपत्ति का विक्रय किया, बेचा, मशीन प्लांट, किसी को भी, उससे जो भी प्रॉफिट तो इनकम हो जाती है, जो भी लॉस आपका हो रहा है ना, ये आपका पूंजीगत हानि है और प्योरली फाइनेंशियल है। तो ऐसी चीज़ को कभी भी कॉस्ट अकाउंट्स के अंदर नहीं दिखाया जाता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में नहीं दिखाया जाएगा। अगर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखाओगे ही दिखाओगे। तो वहाँ लिख रखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, देन उसको हम उसके लिए नोट डाल देंगे कि लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन क्या है, एक फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर या फाइनेंशियल चार्ज है, इसलिए इसको हमने कॉस्ट शीट के अंदर या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर नहीं दिखाया है। इसी के अलावा होता है जैसे कि
पेनल्टीज़ एंड फाइन, किसी भी तरह की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ी है तो ये आपके ना तो कोस्ट से रिलेटेड है ना मतलब बिजनेस से रिलेटेड, कहीं भी आपको कोई पेनल्टी पे करनी पड़ गई तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका खर्चा हुआ है, हानि हुई है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो आएगा। लेकिन वो प्योरली फाइनेंशियल आइटम है, कोस्ट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो स्टेटमेंट ऑफ कोस्ट के अंदर नहीं आती है। इसके अलावा इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, किसी भी तरीके का टैक्स का पेमेंट हुआ है, एनी काइंड ऑफ टैक्स, अगर आपने टैक्स पेमेंट किया है तो वो प्योरली फाइनेंशियल आइटम है, वो आपके गुड्स की कॉस्ट के अंदर शामिल नहीं होती है, इसलिए उनको भी हम क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर नहीं दिखाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कैश डिस्काउंट हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन पेमेंट हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये प्योरली फाइनेंशियल है, इनको कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता है, लागत का भाग नहीं माना जाता है, इसलिए इसको लागत विवरण पत्र यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर भी शो नहीं करना है। इसी तरह कुछ ऐसी आय भी हो सकती है, पूर्णतः वित्तीय आय, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, कमीशन, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट्स या इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे प्रोडक्शन और हमारे कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ये प्योरली फाइनेंशियल आइटम है। तो इनको भी हम कभी भी कॉस्ट, जब कॉस्ट बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उसके अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। समझ में आ रही है चीज़? तो ऐसी कोई भी मद जो कि पूर्णतया वित्तीय हो, उसे कभी भी हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते टाइम पे कंसीडर नहीं करेंगे, उसके अंदर नहीं लिखा जाएगा। जस्ट नोट डालने की ज़रूरत वहाँ पर होती है कि इस चीज़ को, क्योंकि ये प्योरली फाइनेंशियल है, पूर्णतया वित्तीय मद है, इसलिए इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते समय ध्यान में नहीं रखा गया। समझ रहे हो इस चीज़ को? नोट्स के अंदर भी मैंने मेंशन कर रखा है इसे कि पूर्णतया वित्तीय मद होती है, जो भी पूर्णतया वित्तीय हानियाँ हो चाहे लाभ हो, उनको कभी भी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते टाइम पे ध्यान में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ होती है स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप, यानी कि कुछ अवशिष्ट बच जाता है, कुछ अवशेष होता है। जैसे कि फैक्ट्री में हम गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, माल बनाते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि 100% आपको आउटपुट मिले। मीन्स आपने 100 यूनिट्स बनाने के लिए इनपुट डाला तो ज़रूरी नहीं है कि 100 यूनिट्स बन के आएगी। कुछ स्क्रैप भी हो सकता है, मतलब ख़राब हो सकती है, कुछ डैमेज हो सकता है, तो उस स्क्रैप को क्या किया जाता है, तो वो स्क्रैप अगर वापस से सही होकर नया गुड बन सकता है तब तो ओके, लेकिन अगर वो स्क्रैप ही रहेगा, वो सही नहीं हो सकता है, तो उसे एज अ स्क्रैप मार्केट में सेल आउट किया जाएगा। तो जब आप सेल करोगे तो उससे आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो देखो कॉस्ट में कमी आ गई ना। मान लो मैंने 100 यूनिट्स बनानी थी, 100 यूनिट्स के लिए मैंने 500 रुपये का खर्चा किया, ठीक है, तो मैंने 500 रुपये का खर्चा इनपुट कर दिया। अब 1 यूनिट या 2 यूनिट मान लो उसमें से ख़राब हो गई, अब वो दोनों यूनिट मार्केट में 4 रुपये में बिक गई, 2-2 रुपये के हिसाब से बिक गई, तो 4 रुपये मेरे पास आए, तो मेरी कॉस्टिंग कम होगी ना। मैंने 500 का खर्चा लगाया था, अब 4 रुपये तो मुझे वापस मिल गए, तो ये मेरा 4 रुपये का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो 500 माइनस 4, मेरी कॉस्ट कितनी रही, सिर्फ 496। तो कोई भी स्क्रैप अगर होती है ना, तो वो आपकी इनकम है, तो कॉस्ट शीट के अंदर और कॉस्टिंग से रिलेटेड है आपकी। तो अब इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर आप कहाँ दिखाएंगे, तो सबसे पहले कि अगर स्क्रैप ऑफ मटेरियल है, स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन में बोला गया है, तो जब हम डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, वहाँ लेस करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट ही आपकी कम हो गई। और अदर स्क्रैप या फिर कुछ नहीं बोला गया, जस्ट सेल ऑफ स्क्रैप इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो उसको हम फैक्ट्री का पार्ट मानेंगे कि फैक्ट्री में कोई स्क्रैप हुआ और उससे हमें पैसा मिला है, तो उसे हम फैक्ट्री ओवरहेड जैसे लिखते जाते हैं ना 1 बाय 1, उसके बाद लास्ट में सेल ऑफ स्क्रैप को लेस करके दिखाएंगे। लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं, सारे खर्चे जोड़ रहे हैं। अगर बीच में एक इनकम आ गई है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे, माइनस करके ही करोगे ना, बिल्कुल। तो हमें सेल ऑफ स्क्रैप को क्या करना है, लेस करना है। समझ में आ रही है चीज़? स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल है तो मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम पे लेस करेंगे, और अगर जस्ट नॉर्मल स्क्रैप दे रखा है, डैमेज गुड्स हो गए हैं आपके, स्क्रैप दे रखा है, तो उसको आपको क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को जब आप ऐड करते हो तो उसके लास्ट में आपको सेल ऑफ स्क्रैप लिख के उसको लेस कर देना है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स और थे जो हमारे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड थे, तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब हम अपने क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रही हूँ मैं, अभी मैंने बताया था, इसमें आपको स्टेटमेंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के दिया हुआ है। हमें करना क्या है कि इन सारी आइटम्स को देखना है, कौन सी चीज़ अपने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर कहाँ आने वाली है, वहाँ उसको लिखते जाओ, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ईजिली बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको अगर याद है
कंसेप्ट्स आपके थोड़े थोड़े क्लियर होने लगे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे बनता है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ पाएंगे। देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल। एक एक आइटम उठाएंगे, उसके बारे में पढ़ते जाएंगे और सोचेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर उसे कहाँ शो करना है। मैंने पीछे बनाया हुआ है पूरा आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, तो मैं यहाँ से आपको बताऊँगी कि हमने कैसे क्या किया है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। तो मटेरियल है, दैट मीन्स रॉ मटेरियल है। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट हम डायरेक्ट मटेरियल लिखते हैं हमारी कॉस्ट शीट के अंदर। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर फर्स्टली क्या लिखते हैं हम लोग, डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल के दो तरीके मैंने बताए थे कि या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल गिवन होगा और या फिर आपको इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे होगी, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का दे रखा होगा, परचेज दे रखी होगी। तो ऐसे केस में हमें मटेरियल कंज्यूम्ड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और वो ही हमारा क्या होगा, डायरेक्ट मटेरियल होगा। तो यहाँ आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल दे रखा है 12,500 और साथ में परचेज ऑफ मटेरियल दिया हुआ 3,75,000। मतलब ये चीज़ तो क्लियर है कि हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ देखो ये वर्किंग नोट बनाया हुआ है, इसमें हमने लिखा है डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन। फर्स्ट हमने लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये 12,500। इसमें हमने ऐड किया परचेज कितनी दे रखी है मटेरियल्स की, 3,75,000, ये हमने ऐड कर दिया। आगे देखो एक्सपेंडिचर्स में डायरेक्ट वेजेस दे रखी है, ओके। आपको पावर दिया हुआ है, पावर फैक्ट्री ओवरहेड होता है, पढ़ा है ना हमने। पावर क्या होता है, फैक्ट्री ओवरहेड होता है। कैरीज ऑन मटेरियल्स मैंने बताया था जब हमने डायरेक्ट मटेरियल की कैलकुलेशन समझी थी, तभी बताया था कैरेज इनवर्ड ऑन मटेरियल्स ये हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट के अंदर ऐड होता है। तो यहाँ हम परचेज के बाद ऐड कर देंगे कैरेज इनवर्ड 5,000 का। फिर आगे आपको दिया हुआ है रॉयल्टी, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, प्रत्यक्ष व्यय है, ओके, वहाँ लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिज़ाइन, ऑब्वियसली ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। ऑयल एंड ग्रीस, फैक्ट्री ओवरहेड। ऑयल एंड ग्रीस किस में काम आता है, मशीन्स में, एंड मशीन्स कहाँ होती है, फैक्ट्री में। तो ऑयल एंड ग्रीस हमारा क्या हो जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ग्रोस प्रॉफिट वगैरह तो यहाँ ऐसे कुछ लिखने की नीड है नहीं। इसी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्लोजिंग क्रेडिट साइड में देखिए सेल्स दे रखी है, ओके, सेल्स होगी। और उसके अलावा आपको दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स 53,750। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कहाँ काम आएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने में। तो सबसे पहला ये नोट समझिए, हमने ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल लिखा, हमने परचेज ऑफ मटेरियल लिखा, हमने कैरेज इनवर्ड लिखा और उसमें से माइनस किया, लेस किया क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। तो हमने डायरेक्ट मटेरियल लिख दिया 3,38,750 रुपये। आई होप ये चीज़ आप लोगों को 100% क्लियर हो गई है कि डायरेक्ट मटेरियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। सेकंड आता है डायरेक्ट लेबर। क्वेश्चन के अंदर सीधा सा गिवन है डायरेक्ट वेजेस लेबर, एक ही बात है, हमने लिख दिया डायरेक्ट लेबर 3 लाख रुपए। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो दो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमारे पास है, एक तो रॉयल्टी है, दूसरा कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल डिज़ाइन है। ये हमने दोनों चीज़ें लिखी, ये हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए टोटल। यहाँ मैंने इनर कॉलम में लिखा, इन दोनों की टोटल यहाँ लिखी है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों का टोटल क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। अब इसमें हम ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने बताया था ना 1 बाय 1 फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने। तो अब पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन को आगे। अब एक चीज़ देखना कि मैंने तीनों ओवरहेड्स लिखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और इधर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब हम इसको पढ़ते जाएंगे और फटाफट से हमारे दिमाग में क्लिक होगा कि ये ऑफिस ओवरहेड है, ये फैक्ट्री ओवरहेड है, ये सेलिंग ओवरहेड है। तो उसको हम उस हेड के अंदर लिखते जाएंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप उसमें आगे पेंसिल से मार्क कर दीजिए ऑफिस ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ताकि जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाए तो सारे फैक्ट्री ओवरहेड एक बार में एक साथ आप लिख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दिया हुआ है उसके अंदर फर्स्ट एक्सपेंडिचर दे रखा है रेंट एंड रेट्स। ऑफिस का अलग, फैक्ट्री का अलग, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ऑफिस वाला पार्ट ऑफिस ओवरहेड में लिख दो, ये रेंट एंड रेट्स ऑफिस वाला, और रेंट एंड रेट जो फैक्ट्री वाला पार्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखो। इसके अलावा ये जो पावर और ऑयल एंड ग्रीस मैंने बताया था ना, ये दोनों चीज़ें फैक्ट्री ओवरहेड होती है, तो वो भी हमने लिख दी है। पावर 37,500 दे रखा है, ऑयल एंड ग्रीस 1250 दे रखा है, रेंट एंड रेट्स फैक्ट्री का पार्ट 17,500 फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा, ऑफिस का पार्ट 12,500 ऑफिस ओवरहेड में लिखा। क्लियर चीज़, बिल्कुल सिंपल। आगे टेलीफोन टोटल 7,500, इसका भी बता रखा है 60% ऑफिस एंड 40% सेल्स डिपार्टमेंट, नो प्रॉब्लम। 7,500 का 60% ये हमने ऑफिस ओवरहेड में लिख दिया, और 7,500 का 40% 40% हमने सेलिंग ओवरहेड में लिख दिया। जैसा क्वेश्चन में बोला गया उसके हिसाब से हमने कर लिया। फिर आगे बोल रहे एडवर्टाइजमेंट,
एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, किसके लिए किया जाता है, सेल्स प्रमोशन के लिए। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये हमने एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट लिख दी 15,000 हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स, तो फ्री सैंपल्स क्यों देती है कंपनी, ताकि उनकी सेल्स प्रमोट हो, विक्रय में वृद्धि के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। तो ये सारा जो भी है वो सब कुछ किस में आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो कॉस्ट ऑफ फ्री सैंपल्स भी हमने कहाँ लिख दिया, 3750 का हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। रेंट ऑफ वेयर हाउस, ये भी हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो इसको भी हमने यहाँ लिख दिया, रेंट ऑफ वेयर हाउस 16,250 रुपये। इसके बाद आगे दिया इलेक्ट्रिसिटी, दो अलग अलग दे रखी है, ऑफिस का अलग, फैक्ट्री का अलग। तो बहुत अच्छी बात है, ऑफिस वाला पार्ट हमने ऑफिस में लिखा इलेक्ट्रिसिटी का, फैक्ट्री वाला पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का हमने फैक्ट्री ओवरहेड में लिखा। तो समझ में आ रही है चीज़ें, बहुत सिंपल है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ओवरहेड फैक्ट्री का है, कौन सा ओवरहेड ऑफिस का है। कुछ तो क्लियर दे रखे, कुछ हमने खुद अपने दिमाग लगाकर पता करने हैं। इसके बाद बैड डेट्स रिजर्व नो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, तो बैड डेट्स रिजर्व, कोई सी भी तरीके का रिजर्व प्रोविजन कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं हो सकता, तो इसको हम कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कहाँ होती है, फैक्ट्री में होती है, तो उन पर लगने वाला डेप्रिसिएशन क्या होगा, फैक्ट्री ओवरहेड। तो हमने लिख दिया डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। 15,000 क्वेश्चन में गिवन है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स, किसके लिए यूज़ आती है डिलीवरी वैन्स, सेल्स के लिए, सेलिंग डिपार्टमेंट का खर्चा, तो कहाँ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो हम लिख देंगे रेंट ऑफ डिलीवरी वैन्स, कितना है ये 5,000 रुपये, ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आ गया। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन्स। इनकम टैक्स अभी बढ़ा था, किसी भी तरीके का कोई भी टैक्स कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं हो सकता, दैट मीन्स इनकम टैक्स को हमें नहीं लिखना है। स्पेशल बोनस नो, ये भी हमारे खर्चा जो है ना प्योरली फाइनेंशियल है, पूर्णतः वित्तीय खर्चा है। डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी बोनस, कमीशंस, ये सब क्या होते हैं, ये सब प्योरली फाइनेंशियल आइटम होती है, वित्तीय मदे होती है, इनका हमारी कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जब हम कॉस्ट बुक्स बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, तो उसके अंदर हम कभी भी किसी भी फाइनेंशियल आइटम को, जो प्योरली फाइनेंशियल आइटम हो, उसको नहीं लिखते। तो ये बोनस वगैरह नहीं लिखा जाएगा। सैलरी टोटल 62,500 की दे रखी है, इन्होंने बोला है इसमें कि 25% फैक्ट्री का है, 50% ऑफिस का एंड 25% ऑन सेल्स डिपार्टमेंट। बहुत अच्छी बात है। सैलरीज 25% फैक्ट्री में, सैलरीज 50% ऑफिस में, सैलरीज 25% सेलिंग डिपार्टमेंट में। तो हमने लिख दिया तीनों जगह पर, तीनों ओवरहेड्स के अंदर, फैक्ट्री का फैक्ट्री में, ऑफिस का ऑफिस में, सेलिंग का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर। इसके बाद आगे आपको दिया डोनेशन, प्योरली फाइनेंशियल आइटम, पूर्णतः वित्तीय खर्चा है, नहीं लिखा जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट 50% ऑफिस, 50% सेल्स डिपार्टमेंट, तो 50% ऑफिस में लिख दिया हमने 25,000 का 50%, और ये 50% हमने सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर लिख दिया। फाइन। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर आपको दिया है, दोनों अलग अलग दे रखे, ऑफिस फर्नीचर का अलग, फैक्ट्री का अलग। तो फैक्ट्री वाला हमने डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर यहाँ लिख दिया, ऑफिस वाला हमने ऑफिस ओवरहेड के अंदर लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। समझ में आई चीज़ें। तो हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन थी चीज़ें वो हमने लिखी। अब क्रेडिट साइड आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन, ट्रांसफ़र फीस, ये सारी चीज़ें क्या है, प्योरली फाइनेंशियल आइटम, पूर्णतः वित्तीय मदे है, इनका लागत से कोई संबंध नहीं है, इसलिए लागत के विवरण में इनको शामिल भी नहीं किया जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप, अभी समझाया था मैंने स्क्रैप के बारे में कि स्क्रैप अगर आपको जस्ट सेल ऑफ स्क्रैप दे रखा है तो इसको फैक्ट्री का पार्ट माना जाता है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखने के बाद उस सेल ऑफ स्क्रैप को यहाँ से माइनस करके दिखाया जाता है। ब्रैकेट बनाने का मतलब है कि वो अमाउंट माइनस के अंदर। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट भी क्या होता है, पूर्णतया वित्तीय मद होती है, तो इसको भी कभी भी लागत के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये इस तरीके की इनकम को भी नहीं लिखा जाता है, इस तरीके के एक्सपेंसेस को भी नहीं लिखा जाता है। समझ में आ गई चीज़ें। तो कुछ ऐसे आइटम्स होती हैं जिनको कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो लिखा जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग करते टाइम पे, कॉस्ट अकाउंट्स बनाते टाइम पे ध्यान में नहीं रखना है। तो मैंने अभी क्वेश्चन के अंदर जो भी चीज़ें दे रखी थी उन सबको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया। वो फैक्ट्री का पार्ट है, वो ऑफिस का पार्ट है, या सेलिंग डिपार्टमेंट का पार्ट है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो हमने एक एक करके लिख लिया। अब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को एक बार देखते हैं शुरू से। सबसे पहले हमने लिखा डायरेक्ट मटीरियल, फिर लिखा डायरेक्ट लेबर, फिर हमने लिखे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि 2 थे हमारे पास, ये हमारे पास आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। फिर हमने उसमें ऐड किए हैं ये फैक्ट्री ओवरहेड, एक एक करके सारे ओवरहेड्स को लिखा, इनर कॉलम में लिखा इनकी टोटल, फर्स्ट कॉलम में लिखी, ये सेल ऑफ स्क्रैप हमने यहाँ से माइनस भी किया है, और इस
प्राइम कोस्ट के अंदर हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स जुड़े तो ये हमारे पास क्या आ गई, फैक्ट्री कोस्ट। इसको वर्क्स कोस्ट भी कहते हैं, ये हमारी फैक्ट्री कोस्ट आ गई। फिर इसमें हमने ऐड किए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एक एक करके सारे ओवरहेड्स लिखे, पहले इनर कॉलम में लिखे हमने ओवरहेड्स को, इनकी टोटल यहाँ लिखी। तो फैक्ट्री कोस्ट 8,12,500 में 74,500 के हमने ऑफिस ओवरहेड्स टोटल जोड़े, ये हमारे पास आ गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको ऑफिस कोस्ट भी कहते हैं। इसके बाद हमने ऐड किए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो बिल्कुल उसी मेथड से एक एक करके हमने लिखे, ये टोटल यहाँ लिखी, ऑफिस कोस्ट में या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड जोड़ी, हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। एक और चीज़, यहाँ हमने ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट क्यों नहीं किया, तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन ही नहीं था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अगर गिवन होते तो हम उनको क्या करते, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में एडजस्ट करते, ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते। लेकिन जब ऐसी कोई क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन है ही नहीं तो उस स्टेप को बिल्कुल ही आपको छोड़ देना है। ये आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो ये आपका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सिंपल सा ये स्टेटमेंट है, एक बार अच्छे से 2-3 बार आप अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो आराम से स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई डाउट होगा, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, वापस मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को एक बार बोल के बता देती हूँ कि इसके अंदर जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड का कौन सा है, ऑफिस का कौन सा है, सेलिंग का कौन सा है, किस तरीके से आपको स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट आप लोग खुद बनाएंगे, ओके। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसमें जो जो भी चीज़ें दे रखी है कि उनका किस तरीके से आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर लिखना है, उसके बाद आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट खुद से बनाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमें बोला 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यापार एवं लाभ हानि खाते से लागत विवरण पत्र तैयार कीजिए। जो जो आइटम्स हमें दे रखी है पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, मटीरियल्स का भी दिया है, फिनिश्ड गुड्स का भी दिया है। मटीरियल्स का ओपनिंग स्टॉक कहाँ काम आता है, डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट करने में। फिनिश स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक कहाँ काम आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद फिनिश स्टॉक का ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है और फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक लेस होता है, तो वहाँ की चीज़ें काम आएगी, फाइन। फिर हमें दिया हुआ है परचेज ऑफ मटेरियल्स 1,20,000 का, तो जब हम डायरेक्ट मटेरियल निकालेंगे ना, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो वहाँ लिखेंगे ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल्स प्लस परचेज ऑफ मटेरियल्स। फिर आगे डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में डायरेक्टली आएगा। कॉस्ट ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मोल्स क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा। सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर, सैलरी ओवरहेड, मशीन डेप्रिसिएशन, सैलरी ओवरहेड सॉरी सैलरी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर्स, ऑफिस आपका फैक्ट्री ओवरहेड होता है। उसके बाद मशीन डेप्रिसिएशन, ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड है, तो दोनों फैक्ट्री ओवरहेड की आइटम्स है, फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर लिखी जाएगी। इसी के क्लोजिंग साइड आपको सेल्स दे रखी है, ठीक है, अच्छी बात है। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है मटीरियल्स का भी और फिनिश्ड गुड्स का भी, तो मटीरियल्स का क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट मटीरियल निकालने में काम आएगा, और जो फिनिश स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक है वो यहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग स्टॉक को ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे तो हमारे पास आएगी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वहाँ पर इनका एडजस्टमेंट्स हम कर लेंगे, इनके एडजस्टमेंट्स भी हो जाएंगे। आगे आपको प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट में दिया हुआ है, सैलरी दे रखी है, ऑफिस के अलग सेलिंग के अलग, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑफिस का ऑफिस में लिखेंगे, सेलिंग का सेलिंग में लिखेंगे। फिर आगे आपको इंश्योरेंस ऑफिस का अलग दे रखा है, गोडाउन का अलग दे रखा है, तो ऑफिस वाला तो ऑफिस में जाएगा और गोडाउन वाला सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर जाएगा, लिख देंगे। फिर डायरेक्टर्स फीस, टेलीफोन चार्जेस, दोनों ही चीज़ें ऑफिस ओवरहेड ऑफिस में लिखी जाएगी। शोरूम एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी वेन्स, दोनों ही सेलिंग ओवरहेड के अंदर लिख देंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, नो, दोनों ही प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स है हमारी कॉस्ट शीट के अंदर, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के अंदर तो आएगी ही नहीं। मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, मार्केट रिसर्च आप किस लिए करते हो, सेल्स को प्रमोट करने के लिए, ये किस में आ जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। अंडरराइटिंग कमीशन, नो, प्योरली फाइनेंशियल आइटम है। क्रेडिट साइड इसमें दिया हुआ है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, तीनों ही पूर्णतः वित्तीय मद है, लागत से उनका कोई संबंध है ही नहीं, तो तीनों को ही नहीं लिखा जाएगा। तो बहुत सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट आराम से बन जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट कर लो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपके पास
डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, लिखो डायरेक्ट लेबर दिया हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके पास है, आपके पास आ जाएगी प्राइम कॉस्ट, उसमें आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट, फिर ऑफिस वाली चीज़ें लिख के ऑफिस ओवरहेड ऐड करेंगे, या आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट किया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फाइनली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करके टोटल आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। क्योंकि इसके अंदर आपको सेल्स भी दी हुई है तो आप प्रॉफिट भी लिख सकते हो। कॉस्ट आई, यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हम कर सकते हैं, सेल्स लिखी और नीचे जो कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखी और उसके बाद सेल्स लिख दो, डिफरेंस देख लो प्रॉफिट है या फिर लॉस है। उस तरीके से आप इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। और उसके अलावा इस चैप्टर में जो आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, उसमें स्टार्टिंग के 5 तो थ्योरी है, उनको देख लेना, वरना क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस दे रखे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस ही है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे 6 to 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 6 क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर कहीं आंसर्स भी दे रखे हैं साथ में, आंसर मैच नहीं होता है, कहीं कोई इशू होता है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझे पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको ज़रूर सॉल्व करने। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने करवाया, 2 आपका होमवर्क रहेगा, और साथ में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आगे के चैप्टर्स में भी नहीं करवाने वाली हूँ, हम सिर्फ न्यूमेरिकल बड़े क्वेश्चंस ही करेंगे। और तो 3 क्वेश्चंस में से मैंने कहा था, एक क्वेश्चन में बाद में आपको 8 चैप्टर करने के बाद में पढ़ा दूंगी, और सेकंड क्वेश्चन आपको खुद करना है, छोटा सा स्टेटमेंट बनेगा, इतनी सारी आइटम्स तो है नहीं उसके अंदर वैसे भी। थर्ड मैंने आपको करवा दिया है, और बाकी शॉर्ट आंसर के भी 6 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर आज खत्म होता है। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर्स। तो जैसे मैंने बताया था ना, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, तो इन सब के ऊपर हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स हैं। मटेरियल पर चैप्टर है, लेबर से रिलेटेड लेबर कंट्रोल का चैप्टर है, ओवरहेड से रिलेटेड भी हमारे पास चैप्टर्स है। तो उन चैप्टर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट नया चैप्टर। तब तक आप अपना ये होमवर्क कंप्लीट कीजिए, और अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।